पूर्ण प्रतियोगिता बाजार जो हमने लास्ट क्लास में किया था उसी का एक टॉपिक है शुद्ध प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता और शुद्ध प्रतियोगिता में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। पूर्ण प्रतियोगिता की कुछ विशेषताएं शुद्ध प्रतियोगिता में होती है, यानी परफेक्ट कंपटीशन के कुछ फीचर्स प्योर कंपटीशन में होते हैं, ठीक है ना। यानी जो शुद्ध प्रतियोगिता है इसी का पार्ट है, तो कुछ लिमिटेड फीचर है। देखिए शुद्ध प्रतियोगिता, परफेक्ट और पूर्ण प्रतियोगिता में क्या अंतर है। जब पूर्ण प्रतियोगिता की निम्न जो विशेषताएं अगर हैं तो वो शुद्ध प्रतियोगिता है। कौन कौन सी विशेषताएं पूर्ण प्रतियोगिता वाली अगर हो तो वो शुद्ध प्रतियोगिता है तो वो देख लेते हैं। सबसे पहला है क्रेता और विक्रेताओं की अधिक संख्या। क्रेता तथा विक्रेता की अधिक संख्या यानी पूर्ण प्रतियोगिता में भी क्रेता विक्रेता अधिक थे। यानी अगर पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता में अगर क्रेता विक्रेता अधिक हो तो वो प्योर कंपटीशन होगा। कंपटीशन ठीक है ना। तो इसे भी लिखेंगे लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर। मैं पहले लिख देता हूं फिर आपसे बात करते हैं। देखिए लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, जो विशेषताएं हैं ये सारी विशेषताएं होनी चाहिए। दूसरा है आपका होमोजीनियस प्रोडक्ट, समरूप वस्तु। होमोजीनियस प्रोडक्ट। तीसरा है आपका फर्मों की संख्या, प्रवेश और निषेध पर स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। फर्मों की प्रवेश व निषेध की स्वतंत्रता। ठीक है। यानी फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, नेक्स्ट है स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता। एक मिनट, स्वतंत्र निर्णय लेने की स्वतंत्रता। इसे बोलेंगे स्वतंत्रता। इसे बोलेंगे इंडिपेंडेंट डिसीजन, फ्रीडम ऑफ इंडिपेंडेंट डिसीजन, फ्रीडम ऑफ इंडिपेंडेंट डिसीजन। और एक और विशेषता है, वो है आपका यातायात लागत का अभाव। यातायात लागत का अभाव। इसे बोलेंगे लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। देखिए शुद्ध प्रतियोगिता में अगर ये विशेषताएं किसी भी बाजार में हैं तो वो शुद्ध प्रतियोगिता होती है। याद देखिए क्रेता और विक्रेता ये पूर्ण प्रतियोगिता की तरह ही है। समरूप वस्तु ये पूर्ण प्रतियोगिता की तरह है। फर्मों की प्रवेश निषेध ये पूर्ण प्रतियोगिता की तरह है। यातायात लागत का अभाव ये उसमें भी होना चाहिए। तो नौवां यहाँ पे भी लिखा, यहाँ पे क्या होता है, यातायात का अभाव होता है। यातायात का अभाव क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब बहुत सारे खरीदने बेचने वाले हों तो आप अलग से जाके खरीदने नहीं जाइएगा, प्रोडक्ट कहीं भी मिल जाएगा। तो ये सारी विशेषताएं अगर हो किसी भी बाजार में, ध्यान रखिएगा, उसे शुद्ध प्रतियोगिता बाजार कहते हैं।
ठीक है ना, ठीक है, शुद्ध प्रतियोगिता। और इसका प्रतिपादन किसने किया था, तो ध्यान रखिएगा, मैं साइड में लिख देता हूं। इसका प्रतिपादन किसने किया था, इसका प्रतिपादन किया था चैम्बरलिन ने, चैम्बरलिन, चैम्बरलिन बोलते हैं, चैम्बर, इसको ढंग से लिख देता हूं, चैम्बरलिन। इसका प्रतिपादन किसने किया था, तो चैम्बरलिन ने किया था, ध्यान रखिएगा, चैम्बरलिन ने इसका प्रतिपादन किया था, चैम्बरलिन ने प्रतिपादन किया था, चैम्बरलिन, चैम्बरलिन, ठीक है ना, चैम्बरलिन ने शुद्ध प्रतियोगिता का प्रतिपादन किया था। ये लिख लीजिएगा साइड में। तो ये परफेक्ट कंपटीशन है। तो ये हमने सिर्फ अभी डेफिनेशन पढ़ा है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आप देख लीजिएगा बीपीएससी का जो पेपर दिया हुआ है उसमें 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन जो है वो मार्केट से पूछा हुआ है, जाके आप रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिएगा आप सैंपल पेपर जो लास्ट बीपीएससी का पेपर हुआ है। तो बाजार को आपको ढंग से करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होती है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, कीमत समान होती है। परफेक्ट कंपटीशन में एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है, कीमत समान होती है। क्या होगा, कीमत समान होगी, कीमत समान होगी। और जब कीमत समान होती है तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, प्राइस क्या होगा, प्राइस यूनिफॉर्म प्राइस होगा। और जब कीमत समान होती है तो एक चीज होता है इसमें, यूनिफॉर्म प्राइस। जो जिन्होंने रिवेन्यू किया हुआ है उनको रिवाइज होगा। आपने रिवेन्यू जरूर किया होगा, तो रिवेन्यू में देखिए, रिवीजन कर लीजिएगा उसमें। तो रिवेन्यू में हमने बताया था जब प्राइस सेम हो तो ARMR ऐसे बनता है, ARMR ऐसे बनता है, जब प्राइस सेम हो ARMR ऐसे बनता है। याद है कि नहीं, किसी को अगर ये चीज समझ नहीं हो तो बताइए, फिर मैं टेबल से समझा देता हूं। अगर किसी को ये नहीं पता कि परफेक्ट कंपटीशन में ARMR ऐसे बनता है तो बताइए, मैं बता देता हूं। वरना अगर आप समझते हैं, वीडियो देखी है, तो हम आगे बढ़ेंगे। बताइए फटाफट, एक बार थोड़ा कमेंट कीजिए, सर ये कैसे बना। अगर समझना है तो मैं बता देता हूं, अगर जिनको समझ में आ रहा है कि बनता ही ऐसे क्योंकि कीमत समान होती है, तब तो ठीक है। अगर नहीं समझना है आपको तो बताइए फटाफट। इसको अगर ये फिर से समझना है तो बताइए, ये ऐसे बनता है, आपको पता है, याद है सर। चलिए, दीपिका श्रीवास्तव जी, बिल्कुल सही। और जब कीमत समान होगी, और किसी को, और जब कीमत समान होगी, ध्यान रखिएगा, और जब कीमत समान होगी तो ARMR ऐसे, TR ऐसे बन जाएगा। जब कीमत समान होती है तो ARMR बराबर होता है और TR ऐसे बनता है। ये यहां तक, ये चीज किसी को समझना हो तो बताइए, ये चीज किसी को समझना हो कि सर ये कैसे बनता है कीमत समान होने पर, बताइए, मैं बता देता हूं 1 मिनट में। एक बार बताइए, बहुत बढ़िया, इसी चीज का इंतजार था मुझे। सर आप इतना जिद कर रहे थे तो हमने बोल दिया, वैसे हमें आता है ना, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को पास टाइम नहीं मिलता होगा रिवीजन करने का। देखिए कैसे बनता, मैं एक बार समझा देता हूं। मान लीजिए यूनिट है 1 2 3 4 5 6, मान लीजिए 5 तक ही ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। प्राइस देखिए, हमारा प्राइस है आपका, कीमत समान है तो कीमत समान रखिए, ठीक है। और TR क्या होगा, TR होगा प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस इंटू क्वांटिटी। TR क्या होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी होती है। प्राइस इंटू क्वांटिटी करो, 10 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 40 और 50, ठीक है ना। फिर MR कैसे होगा, MR क्या होगा, MR होगा TR का चेंज। कितने का चेंज है, 10 का चेंज है। कितने का चेंज है, 10 का चेंज है। कितने का चेंज है, 10 का चेंज है। ये 10 का चेंज है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बताइए, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो समझाइए, बताइए। नहीं सर। फिर AR क्या होगा, AR होगा TR अपॉन यूनिट, TR अपॉन यूनिट। ये आ जाए। और देखिए
चाहे यूनिट 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो और 5 हो। हमारा ARMR क्या है, 10-10 ही है। 1 पे भी 10, 2 पे भी 10, 3 पे भी 10, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ये समझा देता हूं कैसे बना, देखिए यूनिट है हमारा 5 तक, तो 1 2 3 4 और 5। अब यहाँ पे मैं TR बना रहा हूं, तो TR मैक्सिमम कितना है, देखिए TR मैक्सिमम है 50, तो मैं ऐसे ले लेता हूं 10 20 30 40 50। अब डायग्राम बनाइए। 0 पे कितना है, 1 पे कितना है, 1 पे है 10, 1 पे 10। 2 पे कितना है, 2 पे है हमारा 20। 3 पे कितना है 30। 4 पे कितना है 40 और 5 पे 50। ये ऐसे बन जाएगा, ये हमारा TR है, ये हमारा TR है। तो TR ऐसे बनेगा कब, जब कीमत समान होगी। यहां तक कोई समस्या आपको बिल्कुल नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं, जो बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है उसकी क्या बात करेंगे, देखिए आपसे संतुलन पूछता है, इक्विलिब्रियम, इसको ध्यान से समझिएगा। इक्विलिब्रियम, संतुलन, किसमें, तो संतुलन किसकी बात करेंगे, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, परफेक्ट कंपटीशन में, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। ऐसे नहीं, यहां लिख देता हूं संतुलन, ये पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का ही है, ध्यान रखिएगा, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, क्योंकि टॉपिक पूर्ण प्रतियोगिता का चल रहा है तो पूर्ण प्रतियोगिता का ही होगा। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का संतुलन, परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन का इक्विलिब्रियम। देखिए संतुलन में 2 होते हैं, एक होता है अल्पकाल, एक होता है दीर्घकाल। एक होता है अल्पकाल, एक होता है दीर्घकाल। अल्पकाल और दीर्घकाल। अल्पकाल शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म, दीर्घकाल। ठीक है। अब अल्पकाल में, क्योंकि इस बाजार में क्या है, असंख्य क्रेता और विक्रेता होते हैं, है ना, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट होती है। इस बाजार में क्या होता है, अल्पकाल में 3 चीजें होती हैं। अल्पकाल में 3 चीजें होंगी। एक होगा सामान्य लाभ, सामान्य लाभ जिसे बोलेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। क्या बोलेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। एक होता है एबनॉर्मल प्रॉफिट, असामान्य लाभ, असामान्य लाभ, असामान्य लाभ, इसे बोलेंगे एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट। और तीसरा होता है लॉस, हानि। तीसरा क्या होगा, हानि यानी लॉस। ठीक है ना, 3 चीजें होती हैं, सामान्य लाभ, असामान्य लाभ, हानि। आपने उत्पादक संतुलन किया हुआ है, उत्पादक संतुलन में हमें 2 चीजें पढ़ी, एक MRMC अप्रोच, एक TRTC अप्रोच। TRTC से उत्पादक संतुलन, MRMC से उत्पादक संतुलन, आपको याद होगा। ठीक है ना, तो आप देखिए इसमें सामान्य लाभ होगा, इसको ध्यान रखिएगा। सामान्य लाभ अगर MRMC की बात करें, देखिए अगर मैं TRTC की बात करूं, पहला मैं लिखता हूं TRTC, 3 चीजें ही होंगी। अब देखिए थोड़ा सा आगे मैं ऊपर कर देता हूं, सामान्य लाभ, असामान्य लाभ और हानि। अब अगर TRTC दृष्टिकोण हो, TRTC दृष्टिकोण, ये मैंने करवाया हुआ है, TRTC दृष्टिकोण हो, बताइए सामान्य लाभ कब होगा, या चलो यहीं पे कर दीजिए, जब TRTC में सामान्य लाभ तब होता है जब TR इक्वल टू TC हो। ये आपका TRTC दृष्टिकोण हो गया, सामान्य लाभ ये होता है। असामान्य लाभ कब होगा, जब TR ज्यादा हो TC से। और हानि कब होगी, जब आपका TC ज्यादा हो TR से। यहां तक किया है वो आपने, यानी जब हमारे जितना लगा रहे हैं रेवेन्यू उतना ही कॉस्ट आ रहा है तो सामान्य लाभ, जब रेवेन्यू ज्यादा हो कॉस्ट से
असामान्य लाभ। हानि कब होगी? जब खर्चा ज्यादा हो रिवेन्यू से। यहां तक कोई समस्या? सर मेरे पे वीडियो नहीं चल रहा है। आप लोग बाकी सबका वीडियो चल रहा है? सविता जी का वीडियो नहीं चल रहा है, आप लोगों का चल रहा है वीडियो? आइए, तो जो ये दृष्टिकोण है वो किसका दृष्टिकोण है? ये दृष्टिकोण है आपका टीआरटीसी। ध्यान रखिएगा, ये टीआरटीसी दृष्टिकोण है। टीआरटीसी दृष्टिकोण यानी टीआरटीसी अप्रोच है ये। और अगर एमआरएमसी की बात करें, ध्यान दीजिएगा, अगर ये तो हमारी 3 कंडीशन हो गई टीआरटीसी से। पहली कंडीशन सामान्य लाभ, दूसरी कंडीशन असामान्य लाभ, तीसरी। अगर एमआरएमसी दृष्टिकोण की बात करें, एमआरएमसी, उसमें क्या होगा? सामान्य लाभ तब होता है जब हमारा एमआर इक्वल टू एमसी हो। असामान्य लाभ तब होता है जब हमारा एमआर ज्यादा हो एमसी से। और हानि तब होती है जब हमारा एमसी ज्यादा हो एमआर से। एमसी ज्यादा हो एमआर से। तो ध्यान रखिएगा, ये कब है? ये है हमारा सामान्य लाभ। सामान्य लाभ, नॉर्मल प्रॉफिट। ये क्या है? ये है असामान्य लाभ। असामान्य लाभ जाके देख लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे। एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट। और तीसरा है लॉस। लॉस इसे बोलते हैं हानि। इसे बोलते हैं हानि। ठीक है, जा रहे हैं आप लोग? ठीक, ठीक है, ओके ओके। आइए, तो हानि कब होगी बताइए? हानि कब होगी? हानि तब होगा जब हमारा एमआर एमसी ज्यादा हो एमआर से। तो ये 3 कंडीशन है। ये जो दृष्टिकोण है, ध्यान रखिएगा, ये दृष्टिकोण जो है ना, ये एमआरएमसी दृष्टिकोण है। ये पूरा दृष्टिकोण किसका है? एमआरएमसी का। ये एमआरएमसी दृष्टिकोण, ये एमआरएमसी दृष्टिकोण। अप्रोच, ठीक है, क्लियर है? हाँ, अब देखिए, अगर आप इन लोगों का डायग्राम बनाना चाहे ना, तो आप आराम से बना सकते हैं। लेकिन पहले मैं इसका डायग्राम बना देता हूं। इसका देखो, याद करो, याद करो। आप लोगों को याद है मुझे बच्चों को बोलने की, तो आप लोगों को बोल देता हूं। याद कीजिए कि ये हमारा टीआर होता था तब जब कीमत समान होती थी। टीसी कैसे होता था? ऐसे होता था, याद है? और यहां पे देखो, यहां पे क्या होगा? टीआर टीसी इक्वल होगा। यहां पे टीआर इक्वल टू टीसी होगा। तो सामान्य लाभ कहां होगा? इस वाले पॉइंट पे। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपका हानि है, क्योंकि टीसी ज्यादा है टीआर। तो क्या होगा? हानि हो जाएगी। यहाँ पे क्या होगी? हानि होगी। और यहाँ पे भी टीसी ज्यादा है, यहाँ पे भी क्या होगी? यहाँ पे भी हानि हो जाएगी। ये याद है आप लोगों को? मोनोपोली से ऐसा क्वेश्चन आया था। हाँ, अभी मोनोपोली से भी करेंगे, टेंशन नहीं लेना है, मोनोपोली से भी करेंगे ऐसे क्वेश्चन। देखिए, थोड़ा सा मैं डिटेल में जाना चाहता हूं। वैसे आपका इसका वास्तविक जीवन से संबंध नहीं है, ये तो समझ में आ गया। अब एमआरएमसी की 3 चीजें होंगी, सामान्य लाभ दोनों। अब इसका डायग्राम में थोड़ा बता देता हूं, लेकिन आपके लिए जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको डायग्राम पता होना चाहिए। चलिए देखिए, सामान्य लाभ क्या कहता है? सामान्य लाभ कहता है, ये एमआर होता है, पता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, कहता है जब एमआरएमसी बराबर हो। तो ध्यान रखिएगा, जब एमआरएमसी बराबर हो तो एमसी को यहां से कट कीजिएगा। ये हो गया एमसी। तो यहाँ पे एमआरएमसी क्या हो गया? बराबर हो गया। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? सामान्य लाभ हो जाएगा। ये एमआर इक्वल टू एमसी कर दिया।
क्योंकि जब दो लाइन आपस में काटती है तभी तो वो एक दूसरे पे वहां पे उस बिंदु पे वो बराबर होगी। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बात करते हैं असामान्य लाभ। असामान्य लाभ कब होता है? असामान्य लाभ तब होता है जब आपका एमसी ज्यादा हो, एमआर ज्यादा हो। एमआर ये है, एमसी आपका नीचे बना दीजिए, ठीक है ना। तो ये वाला जो एरिया हो जाएगा वो क्या होगा? वो होगा हमारा असामान्य लाभ। लाभ वैसे ध्यान रखिएगा, कभी भी ऐसे डायग्राम नहीं बनता है। जब भी बनता है ना तो एमसी एक साथ आता है। जैसे मान लीजिए ये ए आर है, ये ए सी है और ये एम सी है। आप बुक में ऐसे डायग्राम देखेंगे तो एम आर एम सी बराबर यहाँ पे ये सामान्य लाभ हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं आपको यहीं बना देता हूँ, ये आपका ए सी है और ये आपका एम सी है। अब आपको आराम से समझ में आ रहा होगा। अब हानि कब, असामान्य लाभ कब होगा? असामान्य लाभ तब होगा आपका जब आपका एम आर ज्यादा हो और एम सी कम हो। ये ए सी है और ये एम सी है। अब आपको इजी समझ में आ जाएगा, ये आपका एरिया असामान्य लाभ होगा। हानि कब होगी? जब आपका एमसी ज्यादा हो। हानि कब होगी? जब आपका एमसी ज्यादा हो। मान लीजिए ये हमारा एमआर है, ये हमारा एमआर है, और हानि कब होगी? हानि तब होगी जब हमारा खर्चा ज्यादा हो। ये एसी है और ये एमसी है। तो देखिए एमआर से ज्यादा खर्चा है तो ये एरिया क्या हो जाएगा? ये एरिया हानि का हो जाएगा। ये चीजें जो है ना ग्रेजुएशन की चीजें हैं, ये हम कॉलेज में पढ़ते थे सेकेंड ईयर में। बीकॉम जो है उसमें मैंने पढ़ा हुआ है, बीकॉम सेकेंड ईयर में, ठीक है ना। सर आपने क्या किया है? मैंने बीकॉम ऑनर्स किया है, फिर एमए इकोनॉमिक्स की है, फिर एमकॉम किया है, ज्यादा कुछ नहीं किया। फिर सीए फाइनल का जो है 2-3 बार दिया है और बिल्कुल नहीं हुआ क्योंकि टीचर बनना था मुझे। आइए, तो ये चीजें हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका लॉस हो जाएगा। तो आपको ये चीजें बिल्कुल दिमाग में नहीं डालनी है, ये बिल्कुल नहीं डालनी है। जिनको ट्यूशन पढ़ाना है आगे फ्यूचर में, कोचिंग करनी है, बाद में हम पढ़ लेंगे, हमने पढ़ा हुआ है सब तो ये, लेकिन बीपीएससी के पेपर के लिए ये रिलेवेंट नहीं है। सिर्फ ये ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत। ये यानी अल्पकाल में 3 चीजें हो सकती हैं। अल्पकाल में क्या होगा? 3 चीजें होंगी। क्या होगा? सामान्य लाभ, असामान्य लाभ और हानि। क्यों होगा? क्योंकि अल्पकाल में क्या है ना कि अब आप इसमें असंख्य क्रेता और विक्रेता होते हैं, लेकिन जब लंबे समय के लिए करोगे तो इसमें एक ही चीज होता है, वो है सिर्फ सामान्य लाभ। ध्यान रखिएगा, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कहा गया? इधर है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में दीर्घकाल में केवल, ध्यान रखिएगा, केवल, मैं लिख रहा हूं केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होता है। सामान्य लाभ, सामान्य लाभ होगा, ठीक है। सामान्य लाभ, सामान्य लाभ इसे बोलेंगे ओनली नॉर्मल प्रॉफिट, ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट की 2 कंडीशन है। टीआरटीसी की बात करें तो दोनों बराबर होगा तो सामान्य लाभ होगा, और जब एमआरएमसी बराबर होगा तो सामान्य लाभ होगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कोई भी मार्केट हो उसमें प्राइस जो होता है, प्राइस हमेशा किसके इक्वल होता है? एआर के इक्वल होता है। प्राइस हमेशा किसके इक्वल होगा? एआर के इक्वल होगा। और एआर ही हमारा क्या होता है? एआर ही हमारा होता है डिमांड कर्व। इसी को बोलते हैं हम लोग मांग वक्र। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे मांग वक्र, ठीक है। इसको कहीं साइड में नोट लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ठीक है। इसको कहीं कॉपी करना है तो कीजिए। फटाफट बताइए, यहां तक किसी को कोई समस्या, यहां तक किसी को कोई दिक्कत आ रही हो? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? सर ग्राफ वाला फिर से बताएं। अर्चना जी, अगर ग्राफ पे अभी दिमाग ना ही लगाए तो ही ठीक है, क्योंकि आपके पेपर में नहीं आएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो मैं बता देता हूं, ये मेरा कर्तव्य है, ठीक है। आइए,
इसको मैं मिटा देता हूं, अरे कुछ ज्यादा हो गया, ये लीजिए। यही आपको करना है। जब आप टीचर बन जाएंगे, कोई बच्चा पूछे ये नहीं बोलेगा कल बताना है, चाहे पेपर में आए ना आए, कोई बच्चा अगर डाउट पूछ रहा है तो आपको उसको समझा के भेजना है घर, ठीक है ना, वरना घर जाके बोलेगा मास्टर को कुछ नहीं आता है। चलिए आइए, तो आपको क्या करना है, 3 चीजें होंगी। सामान्य लाभ होगा, सामान्य लाभ आपको पता है कि AR MR ऐसे होता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, और AC, और ये रहा AC और MC यहाँ कट कर रहा है, तो ये वाली सिचुएशन जो होगी वो क्या होगी, वो होगी सामान्य लाभ। सामान्य लाभ कब होता है, जब MR = MC हो। और अगर थोड़ा सा और दिमाग लगा दीजिएगा, तो अगर आपसे बोले कि सर AR भी तो MR AR के बराबर होता है, हाँ, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि जब हमारा AR किसके बराबर हो, AC के बराबर हो, तो भी सामान्य लाभ होगा। और ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए AR किसके बराबर है, MR के बराबर है, तो हम ये लिखेंगे जब हमारा AR MR के बराबर है और AC MC के बराबर, सॉरी AC AR के बराबर है, हम ये कह सकते हैं कि AR = MR होगा, = AC होगा, ठीक है ना। और MR MC के बराबर है, तो ये चारों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है ना। अब बताते हैं, ये आपका मान लीजिए हमें क्या कहते हैं, असामान्य लाभ। असामान्य लाभ कब होगा, जब हमारा आगम रेवेन्यू ऊपर होना चाहिए और खर्चा कम होना चाहिए। मान लीजिए आपका AC है, ये आपका MC है, याद होगा क्योंकि AC MC एक साथ आता था। तो ये वाला जो एरिया होगा, ये वाला एरिया क्या होगा आपका, ये वाला एरिया जो होगा वो होगा आपका असामान्य लाभ। असामान्य लाभ होगा, क्या होगा, असामान्य लाभ होगा। अब इस सिचुएशन में देखिए क्या है, सर ये MR है, ठीक है, इस सिचुएशन में क्या है, इस सिचुएशन में हमारा MR ज्यादा है MC से, और बेसी बात है AC, तो MR ही AR होता है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं जब हमारा AR ज्यादा हो AC से। तो ये सब तो अपने दिमाग की उपज है, ठीक है ना। आप डायग्राम अगर देख रहे हैं तो इसमें समझ में आ जाएगा। और लॉस कब होगा, लॉस तब होगा जब हमारा AR MR क्या होगा, सॉरी AC MC हमारा MR से ऊपर होगा, यानी ज्यादा होगा, तभी लॉस होगा। तो ये हमारा हानि हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। और बताइए कुछ पूछना हो। नीलम जी, नाम और नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, सिर्फ आप ही के स्क्रीन पे आ रहा है, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार टच कर दीजिएगा या पिन कर दीजिएगा, नहीं आएगा, और कोई नहीं देख सकता आपका नाम और नंबर। यहां तक किसी को समस्या, आगे बढ़े। स्टेट में क्वेश्चन था सर, बिल्कुल था, नहीं अभी BPSC में आप देख लीजिएगा, BPSC में भी क्वेश्चन था। स्क्रीन क्लियर नहीं दिखाई देता है, स्क्रीन क्लियर नहीं दे रहा है दिखाई, बताइए आप लोगों को दिख रहा है प्रॉपर, आप लोगों को प्रॉपर दिख रहा है। यस सर, ठीक है। चलिए मैं 1 मिनट थोड़ा सा आया, मैं इसको आप जब तक नोट डाउन करने तक 1 मिनट। अब बढ़े आगे, हाँ सर आगे बढ़ते हैं। चलिए ये हमने पढ़ लिया था, अब आइए, अब हमें एकाधिकार करना है, ये रहा। देखिए मार्केट में एकाधिकार, एकाधिकार का मतलब क्या होता है, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि ये सब CTET में मैंने थोड़ा थोड़ा सा करवाया था, लेकिन आज हम इसका डिटेल करेंगे, टाइम कम था उस टाइम। देखिए मोनोपोली 2 वर्ड से बना है, मोनोपोली जो है 2 वर्ड से बना है, एक है मोनो और दूसरा क्या है पोली, दूसरा क्या है
पोली, मोनो का मतलब होता है अकेला और पोलस का मतलब होता है बेचने। मोनो दो वर्ड से बना है, मोनो से बना है और एक बना है मोनो से और पोलोस से। पोलस, मोनोस और पोलोस, पोलस। इसका मतलब होता है अकेला, सिंगल। पोलोस का मतलब होता है सेलर, या इसको हम ऐसे ही बोलते हैं मोनो। मोनो का मतलब होता है सिंगल और पोली का मतलब होता है सेलर, यानी मोनो अकेला और बेचने वाला, ये सेलर मतलब विक्रेता। यानी जब कोई अकेला बेचने वाला हो तो वो क्या बोलेंगे, मोनोपोली। प्रैक्टिकल लाइफ में मोनोपोली होता नहीं है, लोग मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। मोनोपोली होता नहीं है, क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। सर वीडियो रुक जा रहा है। नीलम जी सर, नाम और नंबर बार बार स्किप हो रहा है स्क्रीन पर, इसलिए वो रही थी। अच्छा ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा। सर दिख नहीं रहा, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, ये लीजिए। यानी मोनोपोली दो होते हैं, ध्यान दीजिएगा। मोनोपोली का मतलब होता है मोनो से बना है और पोलस से बना है। मोनो का मतलब होता है अकेला और पोलस का मतलब होता है बेचने वाला। सर ये किस वर्ड से बना है? देखिए ये बना है ग्रीक वर्ड से, ध्यान रखिएगा, ये बना है ग्रीक वर्ड। यानी मोनोपोलीज कहां से आया है? ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है मोनोस का मतलब अकेला और पोलस का मतलब सेलर, बेचने वाला। ठीक है ना? तो अकेला जब बेचने वाला होगा वो क्या होगा? मोनोपोली हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? देखिए प्रैक्टिकल लाइफ में मोनोपोली होता नहीं है, मोनोपोली लोग क्रिएट करते हैं। ठीक है ना? मोनोपोली लोग क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं। अब मोनोपोली भी दो होता है, एक होता है नेचुरल मोनोपोली, एक होता है आर्टिफिशियल मोनोपोली। नेचुरल मोनोपोली और आर्टिफिशियल मोनोपोली। नेचुरल मोनोपोली और आर्टिफिशियल मोनोपोली बता देते हैं कैसे। देखिए मोनोपोली, मोनोपोली एकाधिकार, एकाधिकार। एक होता है नेचुरल, प्राकृतिक, नेचुरल रहने दीजिए। एक होता है आर्टिफिशियल, 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 कृत्रिम, कृत्रिम बोलते हैं इसको शायद, कृत्रिम, कृत्रिम, कृत्रिम। देख लीजिएगा उसको, जो भी हो हिंदी में जो भी बोलते हो, कृत्रिम जो भी ऐसे ही कुछ बोलते हैं उसको। तो मोनोपोली नेचुरल और आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब जिसको बनाया गया, जैसे मान लीजिए आरबीआई। आरबीआई क्या है? नेचुरल है या कृत्रिम है? बताइए। आरबीआई जो एकाधिकार है वो नेचुरल है, कृत्रिम है? पांडे जी, नरेंद्र पांडे जी बताइए, ये आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है? आर्यन जी, आर्टिफिशियल है। अच्छा, देखिए जो कभी चेंज नहीं हो सकता है वो तो हम उसको नेचुरल मान लेंगे, और जो चेंज हो सकता है, जो बनाया गया है वो कृत्रिम है। ठीक है ना? ठीक है, अब वो अपने आप ऊपर, हाँ ये बिल्कुल सही है। अब सोच लीजिएगा ऐसे, आप सोच लीजिएगा क्या बनाया गया है। जैसे बता देते हैं, एक कंपनी है जियो, मान लीजिए। जियो ने क्या किया? जियो ने फ्री कर दिया। यूट्यूब पे मैं बोल रहा हूं, कहीं कुछ रिएक्शन ना हो, वैसे में एक एग्जाम्पल मात्र है इसका, ज्यादा कोई विशेष ना सोचे इस पे। जियो ने क्या किया कि 2 साल के लिए फ्री कर दिया, मेरे ख्याल से 1 साल के लिए। 1 साल के लिए आप सिम लीजिए, इंटरनेट फ्री यूज कीजिए। बहुत सारे कस्टमर छुट्टी ले लेके अपना लाइन में लग के जो है उन्होंने क्या किया, सिम लिया। ठीक है, 1 साल 1.5 साल यूज किया फ्री में। अब क्या हुआ, जियो का कस्टमर बन गया, मतलब बहुत सारे, करीब 70 करोड़ सिम बिक गया उनका, और हमारी पॉपुलेशन है 140 करोड़। उसमें से 70 करोड़ सिम लिया लोगों ने जियो का। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने भी क्लास ले रहे हैं सबके पास होगा, 90% लोगों के पास होगा।
उन्होंने भी लिया होगा क्योंकि फ्री में मिल रहा था, सबने खरीद लिया। अब क्या हुआ, बाकी जो भी कंपनियां थी वो धीरे धीरे उनके सिम के जो है रेट्स है उनके कम होने लग गए, डिमांड कम होने लग गई। क्लियर है? अब 2 साल बाद क्या हुआ, आफ्टर 2 ईयर, नहीं है सर, अच्छा आफ्टर 2 ईयर इन्होंने चार्ज कर दिया। पहले 599 था मेरे ख्याल से, कि 599 कोई चार्ज लगेगा 3 महीने का, ठीक है। अब जब 70 करोड़ कस्टमर बन गए और उनको फ्री की खाने की आदत हो गई, उनका कस्टमर बन गया 70 करोड़, फिर जियो ने दिमाग लगाया। अब क्या क्या किया उसने जो भी फ्री वाला आइटम था उसको हटा दिया और ये 70 करोड़ जियो में कस्टमर क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए। अब बताइए मुझे, एयरटेल सिम वाले मार्केट में किसका मोनोपोली ज्यादा है, किसका मोनोपोली है? सिम वाली मार्केट में मोनोपोली किसका है? यानी मेरे कहने का मतलब है टेलीकम्युनिकेशन मार्केट में, या एयरटेल जो भी है, मतलब वोडाफोन खत्म ही हो गया, ठीक है ना, टाटा या फिर जियो, वोडाफोन, इन सब में सबसे ज्यादा दबदबा किसका है? सबसे ज्यादा दबदबा जियो का है। तो जियो का क्या हो गया, उन्होंने क्या किया, मोनोपोली क्रिएट कर दिया। उन्होंने क्या किया, मोनोपोली क्रिएट कर दिया। 1 मिनट, जो आता है उसको मुझे उसके मैनेजमेंट मैं आपको 20 मिनट बात सॉरी, ठीक है। तो आपका देखिए, ये जियो ने क्या किया, एक आर्टिफिशियल मोनोपोली क्रिएट कर दिया। ये आर्टिफिशियल, कृत्रिम है। तो मोनोपोली 2 होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो ध्यान रखिएगा, एक होता बनाया गया, ठीक है ना। बीपीएससी क्लास में आप देख रहे होंगे बहुत सारे क्लासेज जो हैं, बहुत सारे हैं, जो भी हैं, कौन सा वाला, कौन सा अड्डा फड्डा, जो भी है, मतलब मुझे नहीं पता। इन्होंने क्या किया है कि मान लो वो प्राइस कम करके, ज्यादा करके मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और दबदबा होना चाहिए, तो वो क्या करते हैं, प्राइस लेवल को कम कर देते हैं, यानी ताकि मोनोपोली क्रिएट हो सके। मोनोपोली क्रिएट करते हैं, और या फिर एक होता है नेचुरल मोनोपोली, जो चलता आ रहा है, पहले से वही चलता आ रहा है और आने वाले टाइम तक भी वही रहेगा, उसे बोलेंगे नेचुरल, ठीक है ना। जैसे मैं बताता हूं, हमारे इंडिया में जो है आरबीआई की बात करते हैं, आज हो या 50 साल बाद हो, नोट कौन छापेगा, आरबीआई ही छापेगा। उसका मोनोपोली है किस पे, नोट छापने पे। और जानते हैं, ये आपका नेचुरल नहीं है, इसको बनाया गया है, लेकिन अब सॉरी, ये आर्टिफिशियल था, लेकिन अब ये नेचुरल हो गया, ये हमेशा वही रहेगा, है ना। आरबीआई को क्या गया, आर्टिफिशियली मोनोपोली बनाया गया था, लेकिन अब क्या रहेगा, ये नेचुरल हो गया, और आने वाले टाइम तक भी किसी भी कंट्री की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही, रिजर्व बैंक ही उसका करेंसी छापेगी। तो ये था आर्टिफिशियल, लेकिन ये इसको एक लीगल स्टेटस मिलने के बाद वो क्या हो गया, नेचुरल हो गया। इसके अलावा जितनी भी सारी चीजें हैं, इंडियन रेलवे भी अब प्राइवेटाइज होने रही है, अब मोनोपोली उसका भी नहीं रहा, वरना पूरे भारतीय रेल पे भारत सरकार था, तो गवर्नमेंट का वो था, कंट्रोल था, ठीक है। तो समझ गए, जियो आर्टिफिशियल, और जो चीजें बनाई गई हो और वो हमेशा वही रहेगी, फिक्स रहेगी, चेंज नहीं होगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, नेचुरल मोनोपोली हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं सर? तो इतना प्रवचन देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन चलिए आपको थोड़ा सा नॉलेज मिल गया होगा। मोनोपोली किस वर्ड से आया है, ग्रीक वर्ड से आया है। कौन से ग्रीक वर्ड से आया है, 2 वर्ड से, मोनो से और पोलस से, ठीक है ना, मोनोस और पोलस से। वैसे अगर देखा जाए तो मोनोपोली 2 वर्ड से आया, मोनो मतलब सिंगल, पोली मीन सेलर। तो ऐसा मार्केट जहां पे एक ही बेचने वाला हो उसे क्या बोलेंगे, मोनोपोली बोलेंगे। हाँ सर, आइए, मोनोपोली का सबसे पहला फीचर ये है कि एक ही बेचने वाला होगा, जैसे ही दूसरा बेचने वाला हुआ मोनोपोली खत्म, ठीक है ना। तो मोनोपोली लोग
देखिए मोनोपोली अकेले तो आप पूरे इंडिया में चला तो सकते नहीं है, अकेले पूरे इंडिया में आप कोई चीज नहीं कर सकते। लोग मोनोपोली क्रिएट करने के लिए फ्रेंचाइजी वर्ड का यूज करते हैं, नाम सुना होगा आपने, है ना। ट्रेडमार्क नाम आप उसका नाम यूज कर सकते हैं, उसके लिए आपको फिक्स अमाउंट में देना पड़ेगा। तो ये भी मोनोपोली क्रिएट करने का ही एक पार्ट है। जैसे मान लीजिए आईओसी सुपर 50 में दिल्ली में हूं, मैं चाहता हूं पूरे इंडिया में होना चाहिए आईओसी सुपर 50, राइट। अब मैं क्या करूंगा, मैं अपना मोनोपोली बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, एक फ्रेंचाइजी देना स्टार्ट कर दूंगा, पेटेंट राइट देना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है ना। तो ये मोनोपोली हो जाएगा हमारा। तो ये इस तरह से हम मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं, तो वो आर्टिफिशियल मोनोपोली हो जाएगा, ठीक है ना। तो मोनोपोली में क्या होगा, एक ही बेचने वाला होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक से ज्यादा हुए तो मोनोपोली बिल्कुल नहीं होगा। एकाधिकार, एकाधिकार। अब आता है निकटतम प्रतिस्थापन वस्तु का अभाव। जब मोनोपोली होगा यानी एक ही बेचने वाला होगा तो दूसरा कोई सेलर होगा नहीं। जब दूसरा सेलर नहीं होगा तो क्या होगा, उसका निकटतम प्रतिस्थापन वस्तु बिल्कुल भी नहीं होगा। निकटतम प्रतिस्थापन वस्तु बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि अकेला है। जैसे मान लीजिए आरबीआई, आरबीआई क्या है, मोनोपोली है, नोट छापने का उसका पूरा अधिकार है। क्या उसकी जगह कोई दूसरा नोट छाप लेगा, बिल्कुल नहीं छापेगा। तो जब भी मोनोपोली के बारे में सोचे ना तो दिमाग में लगा लीजिए आरबीआई, आपके बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। या हमारे इंडिया में है भारतीय रेल, कहीं भी जाइए भारतीय रेल से जाइए, ठीक है। मेट्रो वेट्रो नहीं, वो तो अलग चीज हो गया, वो शहरों के लिए है। मतलब पूरे इंडिया की बात करें तो भारतीय रेल मोनोपोली है, ठीक है, इंडियन रेलवे का। अब वो चाहे प्राइस ज्यादा ले या कम ले, आपको देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि कोई दूसरा नहीं है। तो मोनोपोली की दूसरी विशेषता क्या हो जाएगी कि निकटतम प्रतिस्थापन वस्तु का अभाव होता है। तीसरी विशेषता हो जाएगी कोई और फर्म इस मार्केट में नहीं आ सकता। चौथी विशेषता हो जाएगी कि कीमत विभेद। इस मार्केट में क्योंकि अकेला है, वो प्राइस ज्यादा करे या कम करे आपको देना पड़ेगा। गांव में एक ही दुकान है आपके, ठीक है ना, एक ही दुकान है किसी भी चीज की, मान लेते हैं कपड़े की मान लीजिए या फिर जूते की मान लीजिए, किसी भी चीज की एक ही दुकान है पूरे गांव में, तो वो आपसे प्राइस ज्यादा ले या कम ले आपको लेना पड़ेगा क्योंकि कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो एकाधिकार में क्या होता है, कीमत विभेद होता है। कीमत विभेद होता क्या है, मैं थोड़ा सा इस पर विशेष चर्चा करना चाहूंगा। कीमत विभेद का मतलब होता है कि वस्तुएं एक ही हैं, वस्तुएं यही है। मान लीजिए मैं अकेला बेचने वाला हूं, ये फोन है, ठीक है ना। अब मैं अलग अलग विक्रेता से, सॉरी अलग अलग क्रेता से सेम वस्तु का अलग अलग कीमत चार्ज करूं, उसे बोलेंगे कीमत विभेद। कीमत विभेद का मतलब अलग अलग विक्रेता से अलग अलग सेम वस्तु का, यानी एक ही वस्तु का अलग अलग क्रेता से अलग अलग कीमत चार्ज करना, वस्तु विभेद होगा। ये तभी हो सकता है जब मैं अकेला हूं। मान लीजिए मैं ये फोन बनाता हूं, मैं अकेला हूं, मेरी मर्जी है, राम से मैं 500 रुपए लूं, श्याम से 1000 रुपए लूं, मोहन से 1500 रुपए लूं, क्योंकि मैं अकेला हूं, मैं ये कर सकता हूं। लेकिन अगर मान लीजिए मैं अकेला नहीं हूं, बहुत सारे और भी हैं, तो अगर मैं ऐसा करूंगा तो लोग दूसरे के पास चले जाएंगे। तो कीमत विभेद कहां हो सकता है, कीमत विभेद तभी हो सकता है जब मार्केट में आप अकेले हो, यानी एकाधिकार। समझ आया, एकाधिकार में क्या होता है, कीमत विभेद होता है। कीमत विभेद का मतलब होता है एक ही वस्तु का अलग अलग कीमत से अलग अलग कीमत पर अलग अलग कीमत चार्ज करना। एक ही मतलब ऐसे लिख सकते हैं हम, चार्ट बना देता हूं। ये वस्तु है, ठीक है ना, ये क्रेता है, इससे मैं 10 रुपए ले रहा हूं, ये क्रेता है, यही वस्तु, एक ही वस्तु का अलग अलग क्रेता से अलग अलग कीमत चार्ज करना क्या होगा, हमारा वस्तु विभेद होगा। वस्तु विभेद का मतलब क्या, एक ही वस्तु का अलग अलग क्रेता से अलग अलग कीमत चार्ज करना हमारा कीमत विभेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कीमत विभेद हो जाएगा। यानी वस्तु एक ही है, अलग अलग क्रेता से मैं अलग अलग प्राइस चार्ज करूंगा। मान लो पूरे इंडिया में मैं ही इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा होता, मान लीजिए, तो मेरी मर्जी थी, पांडे जी से मैं, नरेंद्र जी से मैं 2000 रुपए लेता, मोनिका जी से 5000 रुपए लेता, और सविता जी से, सोनी जी से मैं 10,000 रुपए लेता, ठीक है ना, सोनू जी से मैं, अरविंद जी से मैं 20,000 रुपए लेता, और आपको देना पड़ता। क्यों, क्योंकि कोई और दूसरा है नहीं। तो समझ आया। तो जब एकाधिकार में एक ही फर्म हो तो कीमत विभेद कर सकता है, और पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत विभेद नहीं कर सकता। आप अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइस चार्ज कर रहे हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में होता क्या है कि बेचने वाले बहुत सारे होते हैं, आपसे कोई नहीं लेगा, दूसरे कस्टमर दूसरे सेलर के पास चला जाएगा। तो कीमत विभेद आप तभी कर सकते हैं जब मार्केट में आप अकेले हों। चलिए, हाँ सर, समझ में आ गया। आइए
नेक्स्ट है फर्म का कीमत निर्धारण। देखिए फर्म अकेला होता है, क्योंकि अकेला एकाधिकार का मतलब ही होता है अकेले, और जब आप अकेले हैं मार्केट में, जब मार्केट में क्या है, आप अकेले हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, कीमत का, हाँ तो कीमत का निर्धारण कोई फर्म है ही नहीं, आप अकेले कीमत का निर्धारण करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। पूर्ण प्रतियोगिता में क्या था, याद कीजिए, एक मिनट देखिए यहां पे, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या था, मैं थोड़ा बता देता हूं। ये देखिए पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में बहुत सारे खरीदने बेचने वाले थे, तो कीमत का निर्धारण उद्योग करती थी। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये अकेला है, अकेला है तो इसकी मर्जी है, कीमत निर्धारण ज्यादा करेगा, अकेला है तो अपने हिसाब से करेगा। तो कीमत का निर्धारण कौन करेगा, फर्म कीमत का निर्धारण करेगा, क्योंकि अकेले हैं, उद्योग तो कोई है नहीं। आगे बढ़ते हैं। AR-MR से ज्यादा होता है, AR-MR से ज्यादा होता है, मैं इसको समझा देता हूँ थोड़ा सा। AR-MR से ज्यादा होता है, और मांग वक्र ऋणात्मक ढलान वाला होता है। ये दोनों पॉइंट समझिए, ये दोनों पॉइंट यहां समझिए। हाँ सर, यहां समझ लीजिए। आपको पता है कि यहाँ इस बाजार में क्या होता है, कीमत विभेद होता है, कीमत अलग अलग होगा। तो मान लेते हैं 1 2 3 4 5, इस बाजार में कीमत अलग अलग होगा। कीमत अलग अलग कर दीजिए, 10 9 8 7 और 6, कीमत अलग अलग। जब कीमत अलग अलग होगी तो TR क्या होगा, 10 18 24 28 और 30, ठीक है। MR क्या होगा, MR होगा TR का चेंज 10 8 6 4 2, और AR क्या होगा, AR होगा TR अपॉन यूनिट, TR अपॉन यूनिट 10 9 8 7 और 6, ये अपॉन ये अपॉन ये अपॉन ये, ठीक है, आ जाएगा। डिवाइड कर दीजिए। अब इसका जब डायग्राम आप बनाइएगा, सर आप कितनी बार बनाओगे ये डायग्राम, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा हम बनाते रहेंगे। ये आपका AR है, ये आपका MR है, और AR को ही मांग वक्र बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, AR को ही मांग वक्र बोलते हैं, यानी डिमांड कर्व किसको बोलते हैं, AR को ही। अब मुझे बताइए इसका फीचर क्या था, इसका फीचर था, किस विशेषताएं थी, एक मिनट सर कहाँ था, इसकी विशेषताएं थी AR-MR से अधिक होता है। देख AR-MR से अधिक है, एक मिनट देख लीजिए, रुक जाइए। अब देखिए AR-MR से क्या है, अधिक है। और दूसरी बात, AR-MR से अधिक नहीं है, अधिक तो है ही, और एक चीज और है, AR को ही बोलते हैं मांग वक्र, ध्यान रखिएगा, AR को ही मांग वक्र बोलते हैं। तो मांग वक्र कैसा होगा, ऋणात्मक ढलान वाला। दूसरी बात, और AR-MR से अधिक है। AR-MR से अधिक क्यों है, क्योंकि इस बाजार में कीमत अलग अलग है, तो AR-MR से अधिक है। वो क्यों है, क्योंकि इस बाजार में कीमत क्या है, अलग अलग है, कीमत विभेद के कारण AR-MR से अधिक है। क्यों है, कीमत विभेद है, इसीलिए कीमत विभेद के कारण। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। यहां तक किसी को कोई दिक्कत बताइए, यहां तक किसी को कोई समस्या हो। देखिए जो भी YouTube पे देखते हैं ना, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कम से कम हमें 6000 स्टेट वाले बच्चे हैं, तो स्टेट वाले एप्लीकेंट हैं, तो 6000 के पास तो कम से कम पहुंचना चाहिए। बाकी जितना भी जो भी हैं, और 9th-10th वाले भी हैं, तो 9th-10th वाले के पास भी शेयर कीजिएगा, कभी देख लेंगे, उनको भी इकोनॉमिक्स में बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। बाकी इंग्लिश मीडियम का जो MCQ कल मैं सुबह डाल दूंगा। और किसी को कोई डाउट बताइए, अरविंद जी। और कल संडे है, कल जो भी है जिनकी भी फीस फास बची हुई है पेड बैच वालों में, कल जमा कर दे, वरना कल के बाद बैच में आपको, बस मैंने बोल दिया था कि 7 तारीख तक आपको मौका दिया जाएगा। कल संडे है, कल क्लास, कल की छुट्टी है, कल आप एंजॉय कीजिए। क्या कल क्लास ले लें, बताइए। कल शाम को क्लास ले लें, लेकिन रात में नहीं, शाम को 5 बजे के आसपास। कल संडे है तो कल 5 बजे ले सकते हैं। कल MCQ की प्रैक्टिस करना है तो बोलिए, कल MCQ कर लेते हैं 1 घंटे का, या प्रीवियस ईयर का सैंपल पर डिस्कस कर लेंगे,
बताइए, कल प्रीवियस ईयर का सैंपल पेपर डिस्कस करना है बीपीएससी का। ठीक है, तो कल ऐसा करते हैं, कल 5 शाम को, हाँ सर, कल 5 बजे मिलते हैं। ठीक है, कल 5 बजे क्लास रखेंगे। ठीक है, 5 से 6 जितनी क्लासेस हो सकती है, कल 5 का संडे है। ठीक है, चलिए थैंक यू, आज हम इतना ही करेंगे। और जो भी चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे देखते हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।